छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। अंशुल जी हमारे साथ हैं, अभी थोड़ी देर में प्रदीप जी भी जुड़ेंगे। सुशील जी का सवाल है, अंशुल जी नेटवेब ये पूछ रहे हैं कि एड मोर एट बॉक्स लो ऑफ 3050, ये उनका सवाल है, और फिर टारगेट क्या होगा? स्टॉक स्टॉक सर नेटवेब। नेट नेट वेब नेट वेब अब 3710 के ऊपर बाई बनेगा सर। फर्स्ट मूव जो 3700 तक आनी थी आ चुकी। अब यहाँ से कोई फ्रेश अपसाइड 3710 निकलने के बाद ही बनेगा, तभी ट्रेड करना है। अभी बहुत जल्दी में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉक्स हाई के आसपास खड़ा है। या तो ब्रेकआउट ले ले, कंफर्म कर ले, तब ठीक है, या फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन दे तो सेलिंग बनेगी। तो दोनों केस में अभी तो हाथ रोक के चलना है जब तक 3710 नहीं निकल जाता। एक ये पूछ रहे हैं सर, होनासा कंज्यूमर एंट्री की है 304 पर, टारगेट 318 इन ए वीक, ये सही सोच रहे हैं? अच्छा, हुनासा बहुत समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। और हुनासा कंज्यूमर, हाँ, ये 19 मई वाली कैंडल के अंदर ही फंसा हुआ है। प्राइमा फेसी 307 के ऊपर मूव आना स्टार्ट होगी, और एक्चुअल मूव आपकी आना स्टार्ट होगी 330 रुपए के ऊपर। तो ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल ब्रेकआउट तो आना ही है। नाइका में 145 हफ्ते लगे थे, यहाँ पे अभी 38 हफ्ते हुए हैं, 40वां हफ्ता है। तो इवेंचुअली इसमें भी ब्रेकआउट आएगा जरूर, मतलब जिस हिसाब से अर्निंग सुधरी हैं। और दिसंबर में तो ईपीएस और सेल्स ग्रोथ दोनों है। मार्जिन भी पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट दिख रही है, 3, 3, 6, 7 के बाद 9% हाईएस्ट मार्जिन दिख रही। तो इवेंचुअली ब्रेकआउट आएगा। रिजल्ट्स भी सुधर रहे हैं, पैटर्न भी कंसोलिडेशन अच्छा है। इवेंचुअली ब्रेकआउट बनेगा 413, 443, और उसके बाद ऑल टाइम हाई, ये दो टारगेट खुलेंगे। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी, बोल रही हैं कि सर आज के क्वेश्चन अंशुल सर से, एक तो बैन गंगा जो इन्होंने शेयर लिया हुआ है 51 पर, ये पूछ रही हैं इसको और थोड़ा ऐड कर सकती हैं क्या? करना चाहिए सर, लिकर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। नेम चेंज प्रोसेस भी इनका चल क्या लेके शांति से बैठे रहना चाहिए सर। अच्छा, ठीक है। 51 में लिए है, अपसाइड में अगर ऐड कर रहे हैं। देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, वापस क्लियर कर देता हूं। अगर आपको ऐड करना ही है तो दो प्लेस है। 4660 बॉक्स लो पे ऐड कीजिए, या फिर 63 के ब्रेकआउट पे ऐड कीजिए। 51 में लेके 53 में लेने का कोई मतलब नहीं है। लेना भी है तो फिर 56 निकलने दीजिए, जो छोटा सा ब्रेकआउट है। 56 निकला तो 63 तक जाएगा। तो या तो 56 के ऊपर बाय कीजिए तो 63 मिलेगा, 63 के ऊपर बाय कीजिए तो फिर ऑल टाइम हाई तक जाने की संभावना खुलेगी। या फिर बॉक्स लो 4660 के आसपास मिले तो लीजिए। तब तक के लिए अगर आपको पैसा पड़ा ही है और शांति नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ये स्टॉक देख लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया परसों कल ब्रेकआउट दिया था, परसों ब्रेकआउट दिया था, कल चला नहीं है। प्रोबेबली एक दो दिन में बैंक ऑफ इंडिया में ठीक ठाक मूव आएगी। नहीं, आदित्य बिरला एएमसी देख लीजिए, ऑल टाइम हाई पे है। वीकली चार्ट पे बड़े कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ ही रहा है। 892 पे कल ब्रेकआउट दे दिया है, आज रीटेस्ट करके भी चल रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंकिंग सेक्टर में, मतलब वो पूरी टाइड एक फेवर में है, तो उसके चक्कर में चल जाएगा। बट वो नहीं लेना है तो फिर आदित्य बिरला एएमसी यहाँ पे ले लीजिए। बट बाणगंगा की लेवल क्लियर है, जब वो लेवल्स पे आए तभी कीजिएगा। इमीडिएट अगर पैसा लगाना है तो मैं आदित्य बिरला एएमसी प्रेफर कर लूंगा, या बैंक ऑफ इंडिया कर लूंगा। ठीक है सर। एक सवाल और पूछा है इन्होंने कि देवानगिरी शुगर पर सर आपका व्यू? सर, कल ब्रेकआउट बना था, चला नहीं। अब नया ब्रेकआउट जब बनेगा तब दोबारा देंगे। मेरे इंटरेस्ट में ये स्टॉक है, जब तक प्रमोटर बाइंग इसमें हो रही है और हुई है तब तक इंटरेस्ट में है। लेकिन कल चला नहीं, 475 का ब्रेकआउट फेल हुआ है। दोबारा जब बनेगा तो दोबारा बाई देंगे। व्यू अभी भी वही है, 630 जाने तक हर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी पे लॉन्ग प्ले करने की ही कोशिश करेंगे। ठीक है। अक्षु जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर अंशुल सर अदानी शेयर्स पे आपका व्यू, सर एटीजीएल पर अपना व्यू दे दीजिए। एक अदानी पोर्ट पर भी सवाल था सर पीछे, दोनों बता दीजिए, एटीजीएल और अदानी टोटल गैस, इन पर आपका व्यू? अ- अदानी पोर्ट सर फिर रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट पॉइंट के पास आके फिर वहीं से फिसल गया। बट इवेंचुअली नेक्स्ट लेग में चल जाएगा।
तो अदानी पोर्ट अगर आपके पास है तो रखे रहिए, नहीं है तो 1600 के ब्रेकआउट पे बाई कर लीजिए। इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पे ऐड कर लीजिए, और डिप पे 5-5 10-10 रुपए की डिप पे ऐड मत करना। जीएमडीसी याद कर लीजिए, 618 से टूटा तो 540 तक आया। तो थोड़ा सा डिप पे भी जगह रखिएगा। अगर डिप पे ऐड करना है तो 1455, ब्रेकआउट पे ऐड करना है तो 1600 के ऊपर, दोनों के बीच में कुछ नहीं करना चाहिए। है तो रखे रहिए, इवेंचुअली स्टॉक 2000 रुपये निकल जाएगा। एटीजीएल में जब अभी बॉक्स लो के आसपास ही चल रहा है, 521 यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि इसमें वीकेस्ट ऑफ द बाउंस बैक आया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन देखिए, जो मुझे ज्यादा पसंद है, वहां पे अच्छा बाउंस आया है और वापस चलना भी स्टार्ट कर रहा है। एटीजीएल ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट परसेंटेज रिटर्न आपको थोड़ा सा कम मिलेगा कंपेयर टू अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। ये बहुत जल्दी से वापस 1040 आ गया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आप देखिए इसी में सबसे ज्यादा है। तो आई वुड प्रेफर बाइंग अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, या तो 1040 के ऊपर मिल जाए ब्रेकआउट तो बाई कर लें, डिप में 953 के आसपास मिल जाए तो बाई कर लें। दोनों केस में 1090, 1231 और 1348, ये तीन टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर संजीव कुमार जी का, ये बोल रहे हैं कि सर L&T फाइनेंस 158 रुपये के लिए हुए हैं, काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट बुक करूँ या अभी रहने दूँ? रख सकते हैं, अगर 2 साल का समय है तो छोड़ दीजिए। 400 रुपये तो जाना ही है उसको। अब नॉन स्टॉप, चूंकि मंथली चार्ट पे नॉन स्टॉप 9 महीने चला है, तो अगर 8-9 महीने कंसोलिडेट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें भी ये तीसरा ही महीना है। तो अगले 6 महीने अगर इसी जोन में ट्रेड करता है और आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, तो रखे रहिए। 400 रुपये जाने में अभी भी कोई दाग नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं मनीष शाह साहब, ये बोल रहे हैं कि सर अंशुल सर, बाउंस बैक टारगेट फॉर विमता लैब और पूना वाला फिनकॉर्प क्या रहेंगे? सर विंटर लैब में 50 डे मूविंग एवरेज 530 है, यहां तक तो आराम से चला जाएगा। और दूसरी चीज, 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होने के बाद मोस्ट लाइकली स्टॉक साइडवेज जाना चाहिए। डेली वीकली के जो मूविंग एवरेज एकदम डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करेगा और उसके बाद चलेगा। तो 530 टेस्ट होने के बाद प्रोबेबली ये बेस बनाना स्टार्ट करेगा नए अप मूव के लिए। अब जिस हिसाब से मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे एग्रेसिवली आए हैं, इसको बेस चाहिए मूविंग एवरेज को न्यूट्रलाइज करके, मतलब गुस्से में आए आदमी को ठंडा करके फिर हंसाना आसान होता है। तो एकदम गुस्से से कोई हंसने नहीं लगता, तो वो ठंडा होने का जो पीरियड है वो इसमें बहुत जरूरी है। एग्रेसिव 10 20 50 डाउनवर्ड है, उसको न्यूट्रलाइज करने में 6 महीना लगना चाहिए। बट अगर बनता है 6 महीने का पैटर्न, फिर 850 900 ऑल टाइम हाई आराम से निकाल देगा। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछे हैं अंजुल सर, आप जनरली पीएसयूज में बुलिश नहीं होते हो, लेकिन कुछ टेक्निकल एडवाइस मिलेगी क्या कोल इंडिया पर और एनटीपीसी पर? 430 के इन्होंने कोल इंडिया लिए और 360 के एनटीपीसी। कोल इंडिया, एनटीपीसी, सर देखिए बुलिश होने का कोई मतलब भी नहीं है। आप एनटीपीसी देख लीजिए, लास्ट 24 फरवरी 2025 से, मतलब इंटरिम बजट के पास से जहां से सेल बोला था, वहां से 34% नीचे आया। उसके बाद आप इसको कर दो, एक साल का, 2 साल, 1 साल का चार्ट कर दो, 1 ईयर कर दो। अब देखो उसी रेंज में गोल गोल घूम रहा है, ना ऊपर 364 तोड़ पा रहा है, ना नीचे 320 तोड़ पा रहा है। तो मतलब अगर पैसा लगाया है तो कुछ तो मिले एटलीस्ट, या तो स्टॉप लॉस कटे तो कैपिटल खाली हो, या दूसरी जगह लगाने का मौका मिले, या टारगेट हिट हो तो प्रॉफिट बुक करें। अब बीच में खड़ा है, ना जा रहा है ना जाने दे रहा है, मतलब आप उसको इस तरीके से समझो, आप किसी मंदिर की लाइन में चल रहे हो, आगे पूरी जगह खाली पड़ी है, लेकिन आपके आगे वाला एकदम धीरे धीरे चल रहा है। अब दो ही चीज बोलोगे ना, या हट के हमको रास्ता दो या जल्दी चलने की कोशिश करो। तो वही हाल है, वही रेंज में चल रहा है, 364 302 रेंज के अपर एंड पे बेच देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रेंज का लोअर एंड आते हुए दिख रहा है एनटीपीसी पे। और कोल इंडिया में ये 390 का ब्रेकआउट आया था, 440 तक का जो टारगेट था कंप्लीट कर चुका है, वापस से डाउनवर्ड स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। और वीकली पे जो मेजर रेजिस्टेंस था 440, उसी को रिजेक्ट करके आया है। अगर तेजी बननी भी है कोल इंडिया में, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 हफ्ते 440 के ऊपर ट्रेड करे। कोल इंडिया में एक चीज हो सकती है, जैसे जैसे आईपीओ इनके आते जाएंगे, 8-9 सब्सिडी लिस्ट करने की बात है, एक उसमें से हुई है, उसका अगर ट्रैक्शन मिलता रहा तो शायद कोल इंडिया में कुछ अपसाइड बनी रहेगी। बाकी मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है।
कहते कहते HCL मैस्टॉक नए डेलो बनाने लगे। ठीक बात है। अंशुल जी, आपको देख के तो PSU सरकारी महकमा पूरा डर जाता है। नहीं नहीं सर, सरकारी महकमा क्यों डरे? बैंक, जितनी बुराई बैंकों की मैंने की है साइडवेज फेज में, उतनी किसी ने नहीं की होगी। जब ब्रेकआउट आए, रिलेटिव स्ट्रेंथ आया, तो जितना मैंने यूनियन बैंक प्रमोट किया 150 रुपए से, उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और 150 पे मैंने 300 का टारगेट दिया है, 100% अपसाइड का। तो आई एम नॉट अगेंस्ट और प्रो एनीथिंग। रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो वो अच्छा है, रिलेटिव वीकनेस है तो भी अच्छा है शॉर्ट करने के लिए। अगर दोनों के बीच में खड़ा है तो उससे खराब कोई चीज नहीं है। वैसे तो अंशुल जी, मैंने देवानगिरी शुगर पर सवाल ले लिया था, लेकिन अभिषेक सिंगला साहब ने 1 लाख शेयर ले लिए हैं 4 रुपये सर ये 75 सवाल पैसे पर। मुझसे मत पूछा कीजिए। ये सवाल मैं बार बार बोलता हूँ, ये मुझसे मत पूछा कीजिए कि 1 लाख ले लिए, 5 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए। इफ यू कैनॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की मेरी कैपिटल का 0.25%, 0.5%, 1% रिस्क पे है, इस टर्मिनोलॉजी में अगर आप बात कर सकते हैं तो मुझसे सवाल पूछे। ये आपके लिए नहीं, जो पूछे हैं दर्शक उनके हाँ, लिए है। इस टर्मिनोलॉजी में अगर आप बात कर सकते हैं तो बात कीजिए, नहीं तो क्वांटिटी मत लिखा कीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चन। आप मेरे से परसेंटेज में बात कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं, आप कुछ सीख के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। इन दी एंड आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने रहेंगे। और वो कौन सी कंपनी थी, वो नाम ही भूल गया, जो 45,000 करोड़ लेके गई थी, अरे जो जिसको सेबी बैन की थी, HDFC खरीद के बैंक निफ्टी बेच देते थे। अरे कौन सा था अभी, जो 4,000 करोड़ भर के वापस नहीं आया सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में वापस आ गया है, 4,000 करोड़ का फाइन भर के। नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रही कंपनी। तो नाम, अरे अग्रवाल साहब की तो कंपनी है वो। मित्तल जी अग्रवाल साहब को भूल गए? नहीं, वो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है अंशुल जी। अरे अभी 45,000 46,000 करोड़ तो कमाया था, जिसके बाद वेटेज के ऊपर बात होने लगी थी कि HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज इतना ज्यादा है कि HDFC बैंक खरीदते थे और बैंक निफ्टी के पुट खरीद लेते थे यार, कुछ हाँ हाँ, था। रुक जाइए, सेबी अभी ने, मुझे ध्यान आ जाएगा, 2-3 मिनट में मैं अरे बता दूंगा। अग्रवाल साहब की कंपनी है। अरे सर, जेनी अब अग्रवाल अग्रवाल, साहब तो, अग्रवाल तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे हैं। जे स्ट्रीट। तो जेन स्ट्रीट तो मतलब वो तो लिस्टेड नहीं है ना यहाँ पर, मतलब वो तो अलग है ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 1 लाख शेयर खरीदे हैं, आप अंत में जेन स्ट्रीट की कैपिटल में ही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगर आप अच्छा। परसेंटेज टर्म्स में नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं जो जेन स्ट्रीट, जिनकी जरूरत जेन स्ट्रीट को होती है। तो परसेंटेज टर्म्स में आ जाइए भाई साहब, नहीं तो ये कैपिटल खत्म कर लेंगे। तो दवांगरी में अभी तो कोई व्यू नहीं है सर, कोई बाइंग पैटर्न बनेगा। हाँ, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग, लेकिन जब बाइंग पैटर्न बनेगा। कल एक दिया था, स्टॉप लॉस कट गया ना सर? कौन सा दवंगरी? दवांगरी अभी नहीं भी करेंगे। नहीं कटा ना? कल बाई दिया लेकिन स्टॉप लॉस कटा नहीं, स्टॉप लॉस के पास ही घूम रहा है। कट जाएगा, क्योंकि देते ही नहीं चला तो कट ही जाएगा। 30 पैसे का स्टॉप लॉस था, कट ही जाएगा। ट्यूसडे को देखिए। परसों चल दिए थे, परसों दिए थे, परसों, कल नहीं, ठीक है, परसों। परसों दिया था, लेकिन ठीक है। क्या स्टॉप लॉस था वो अंशुल जी? तो पढ़ के बता भाई कितने में दिए? 90 पैसे, हाँ? 4 पैसे में बाई दिए थे। 390 का स्टॉप लॉस है सर, 390। अभी कटा तो नहीं है, शायद कट जाए, शायद ना कटे। ठीक है, ठीक है, 3 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस है, ठीक है। PD गर्ग साहब हैं, नुवोको विस्टा पर फ्रेश बाय करना चाहते हैं मिड टर्म के लिए, सर सही सोच रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली मिड टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म। एक बार इसका ब्रेकआउट आया था 388 पे, पहला टारगेट 475 किया, 475 से पुल बैक लेना था। ये बहुत डीपर पुल बैक हो गया, बट इवेंचुअली नेक्स्ट जब बेस बना के 390 क्रॉस करेगा तो 475 भी निकाल लेगा, ऑल टाइम हाई 580 भी निकाल लेगा। IPO बेस की फॉर्मेशन चल रही है, बहुत पॉजिटिव फॉर्मेशन है, एक्यूमुलेशन वॉल्यूम है। थोड़ा सा टाइम में बांधने की जगह 6 महीने से 2 साल के बीच बीच का समय पकड़ लीजिए। 391 निकलते से बढ़िया मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर ट्रांसलेट लाइटिंग पर 740 रुपये के लिए हूँ अली जेबा जी ने। सर इस पर आपकी राय? सर इसमें 806 रुपए से 450 तक हम बेरिश थे, 450 से बाउंस बैक में 607 रुपए आना है, जो ऑलमोस्ट आ चुका है। एक आध दो दिन में शायद और बाउंस बैक लेके आ जाए, बट
607 निकला तो 662 तक बाउंस बैक जाएगा, नहीं निकला तो वापस से 524 तक नीचे आ जाएगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो नहीं है, अगर आपके पास रखा हुआ है तो फिर अभी 15 दिन का और समय दीजिए, एक बार देखिए कि 606 के पास क्या करता है, अगर निकाला तो 662 तक चला जाएगा। ठीक है। साक्षी जी पूछ रही हैं सर, टाटा कम्युनिकेशन 1820 रुपये का लिया हुआ है, इस पर क्या करें? और एक दो आपकी शायद दिवाली पिक्स थी, जैक्सन पाल फार्मा या एमपीएस या स्टील कास्ट, इनमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाय कर लें क्या? अरे दिवाली पिक को मैडम होली पे क्यों ला रहे हो? ये तो होली आ गई अब तो। नहीं नहीं, होली पे बढ़िया चल रहा है सर। देखिए ई टू ई में आपका क्लियर एग्जांपल होना चाहिए। ऑन द डिप्स आप घबराते गए कि क्या करना है, 27 दिन में 71% चल गया है। तो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक अगर आप ले रहे हो और 3x के लिए ले रहे हो, तो फिर झुनझुन वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए आपको कि 50% डाउनसाइड के लिए हमेशा रेडी रहिए। करेक्शन में आपको 50% डाउनसाइड दिखा सकता है, तो उसके लिए अगर आप रेडी नहीं है तो ये जो पुल बैक में 27 दिन में 71% चला ई टू ई, इसमें भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अगर वो 3 साल के लिए लिया है तो 3 साल डिप्स पे ऐड कीजिए और 3 साल रखिए उसको। दूसरा सवाल किस पे था सर आपका एक्चुअल? सर इनका टाटा कम्युनिकेशन पर था। कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन। अब 1172 रुपए आ गया है, 1172 के ऊपर टिक गया तो फिर 1500 रुपए निकल जाएगा। 1172 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 2 बार बना, फेल हुआ लेकिन लिक्विडेशन के पहले ही लेवल से वापस रिवर्सल दिया है, मतलब फॉलो थ्रू सेलिंग कभी नहीं बन रही है। लॉन्ग ट्रैप करता है, लिक्विडेट करता है, फिर लॉन्ग ट्रैप करता है, लिक्विडेट करता है, क्लियर साइन ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन। तो ये जैसे 1172 प्राइमरी लेवल है, 1210 दूसरा लेवल है, इस जोन के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा सीधा सीधा 1500 रुपए खुल जाएगा। समय लग सकता है बट 1500 जाने में अजय टाटा कंज्यूमर खुल गया है। तो टाटा कंज्यूमर देख लीजिए, 1172 और 1210 ये निकलता है तो 1600 निकल जाएगा वापस। टाटा कम्युनिकेशन खोल लेता हूं जिसपे एक्चुअल सवाल था। 1520 के मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, 1833 तक जा रहा है, 1833 1913 ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे अटकेगा, इवेंचुअली इस जोन को निकालेगा और 2400 रुपए निकल जाएगा। ठीक है सर। तो ये कुछ एक, और ये जो जैक्सन पाल फार्मा, एमपीएस और स्टील कास्ट, इनमें कोई कुछ आपकी जो नहीं है दिवाली सर, पिक थी, हाँ इनमें कुछ कुछ नहीं ले नहीं सकते है। हैं? 3 साल के लिए शांति से लेके जो छोड़ सकता है वही ले, जो नहीं कर सकता है वो ना ले, क्योंकि मेरे पास 3 साल का पेशेंस नहीं है, इसलिए मैं देखता भी नहीं हूं इस तरफ। आपके पास है, लेके छोड़ दीजिए, मोटा पैसा कमा लेंगे। मेरे को चाहिए होते हैं अदानी जैसे, तुरंत बीपी बढ़ाएं और तुरंत बीपी घटाएं। अंशुल भाई एक क्वेश्चन है, देखो बीपी हाई मत करना, थोड़ा होगा आपका जो आपका नेचर है, लेकिन क्वेश्चन बंदा डीप मतलब प्रॉब्लम में है थोड़े हमारे एरिया अरे में। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं सर जैसे स्क्रीन में से घुस के अभी दिल्ली निकल आऊंगा तब अब सुन लेना, कुश्ती अब लड़ने का। सवाल सुन लेना, क्योंकि आप उस पर भड़क सकते हो। दीप चौधरी जी का सवाल है, बोल रहे हैं सर 2 लाख की कैपिटल है, उसमें से 1.5 लाख खो चुका हूँ एफ एंड ओ में। अब एफ एंड ओ में ये, अब आपको मैं इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हाउ टू रिकवर एटलीस्ट 75,000, प्लीज़ सजेस्ट। बहुत डिप्रेस हूँ, कोई शेयर वेयर बता दीजिए। अब 50,000 ही बचे हैं, 2 लाख में से 1.5 लाख तो खो गए सर। सर देखिए, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं। 50,000 से 2 लाख वापस कवर करने का मतलब आप समझ रहे हैं, 400% रिटर्न, 300 हो गया, 400% रिटर्न हो गया। 400% रिटर्न, म्यूचुअल फंड मैनेजर तो खुद 21-22% रिटर्न के आसपास जूझ रहे हैं, उनकी मतलब प्राण निकल जाते हैं। आधे तो वो उस पे ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए हार्ट अटैक के शिकार में मर जा रहे हैं कि 21 से 22% कैसे कर लें। आप उम्मीद लगाए बैठे हो 400% रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए बार बार जो पहले सवाल पे था कि 1 लाख शेयर ले लिया, आप 0.25 या 0.5% कैपिटल अगर लॉस करते हो, अगले 1-2 ट्रेड में 1:2 1:3 में 1% रिटर्न मिलेगा, 2-3 स्टॉप लॉस निकल जाएंगे। तो आप जब तक इस परसेंटेज टर्म्स में सोचना नहीं चालू करोगे, आप नहीं कर पाओगे। दूसरा श्योर शॉर्ट तरीका है, मैं आपको एक नाम सजेस्ट कर दे रहा हूं, मार्क डगलस की वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए, जो साइकोलॉजी पे बात करता है। ये लॉस रिकवर करना, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। अगर आप लॉस रिकवर करने स्टॉक मार्केट में आए हो, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते जाना, ये 50,000 भी खत्म हो जाएगा और आप 2-5 लाख रुपए बाहर से लाके भी खत्म कर लोगे। जो चला गया उसको भूलिए,
जो बचा है वो आपकी नई कैपिटल है। इस नई कैपिटल पे 0.25 या 0.5% रिस्क के साथ नए सिरे से काम करना स्टार्ट कीजिए। इवेंचुअली आप एक अच्छे बड़े कैपिटल पे खड़े हो जाएंगे 2 से 3 साल में। बट 0.25%, 0.5% यही आपकी रिस्क होनी चाहिए। लोग अपनी गलती रिपीट नहीं करते हैं। लोग अपनी पब्लिक मीडिया पे कभी अपनी गलती, अपने कटे हुए स्टॉप लॉस रिपीट नहीं करते हैं। मैं खुल के रिपीट करता हूं। आपको सीजी शिपिंग और वो कौन सा था, एफ वाला कौन सा शेयर था जो एकदम से गिर गया था, फिशर। फिशर। फिशर से आपको क्या बचा सकता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट बचा सकती है। फिशर का लॉस कवर करके आपको प्रॉफिट में क्या ला सकता है, सीजी शिपिंग जैसा शेयर, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो इट इज नॉट फिशर और इट इज नॉट सीजी शिपिंग, इट इज यू, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बटन आपके हाथ में है। तो फिशर से आपको स्टॉप लॉस बचाएगा, सीजी शिपिंग की प्रॉफिट मैक्सिमाइज आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके देगी। मैं आगे 2 4 शेयर आपको इधर उधर बता जाऊंगा, बट अल्टीमेटली रिस्क आपको मैनेज करना है, क्योंकि बटन आपके हाथ में है। तो बटन मेरे हाथ में होती तो मैं जिम्मेदार होता, बटन आपके हाथ में तो आपको जिम्मेदारी लेनी है। अभी फिलहाल अगर लेके बैठना है शांति से, फिर वही बोल रहा हूं, 50 शेयर अगर बचे हैं ले लीजिए यूनियन बैंक, आधे का आईडीबीआई बैंक ले लीजिए और 3 4 साल छोड़ दीजिए। कम से कम यहां से डबल तो हो जाएंगे स्टॉक। 50 शेयर का ₹1,00,000 तो हो ही जाएगा, और इधर उधर से कहीं इंतजाम हो सकता है तो 50 शेयर और कर लीजिए। ब्याज पे या एमटीएफ मत कीजिएगा, इधर उधर से कहीं पैसा मिल सकता है, कुछ इंतजाम हो सकता है, और 50 शेयर ले आइए, इन दोनों में डाल दीजिए। ₹1,00,000 डलेगा, ₹2,00,000 हो जाएगा, तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। एफ एंड ओ गांठ बांध लीजिए कि दोबारा एफ एंड ओ नहीं करना है जब तक आप ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एफ एंड ओ नहीं करना है सर, और 2 शेयर आपको मिल गए हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ब्याज पे पैसा ना लें, एम टी एफ नहीं नहीं, ना एफ लें। एंड ओ तो करना ही है सर, एफ एंड ओ तो बिल्कुल करना है। बिना लिवरेज के बड़ी वेल्थ कभी नहीं बन सकती है, बिल्कुल करना है, बट रिस्क पर मैनेज करना है आपको। 0.25% ऑफ पर द अंशुल कैपिटल, जी, 2 लाख रुपए से कहाँ करेंगे? 2 लाख रुपए नहीं तो नहीं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्लैंकेट हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जो ब्लैंकेट होता है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है, लिवरेज हाँ। लेके काम करना है, लेकिन सीखने के बाद। जब तक आप अपनी कैपिटल पे अच्छा रिटर्न ना बना लें, तब तक लिवरेज लेने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली exactly. लीवरेज भी सर 2 लाख की ठीक है, आप पोजीशन बनाते हो एफ एंड ओ में, 8 10 लाख रुपए की पोजीशन बनती है, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होते हैं, वो उससे मार्जिन पूरा चला जाता है। जैसे ही शेयर 10 रुपए भी नीचे आता है, या तो आप पैसे भरते रह जाते हो एम टी एम के, नहीं तो आपका वो शेयर सौदा कट जाता है, आप लॉस में जाते हो। और सौदा आप काटना नहीं चाहते, आप जब तक वो 10% तक नीचे नहीं आ जाता, स्टॉप लॉस लोग लगाते नहीं है। तो इसलिए एफ एंड ओ तो मोटी कैपिटल वालों का गेम है, वो भी उनको रिस्क मैनेजमेंट आ चुका होता है, खुद से ही आ चुका होता है, क्योंकि वो मोटी कैपिटल तभी लगा रहे होते हैं। तो वो थोड़ा जब ही उन लोगों के लिए बेटर है। चलिए, अब हमारे साथ मोटी कैपिटल वाले एक हमारे साथ एक्सपर्ट भी आ चुके हैं, प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, गुड अरे मॉर्निंग। मोटा मोटा मत बोलिए सर, हल्ला जी बम्बई, नहीं नहीं क्या? गुड नहीं नहीं मॉर्निंग नहीं नहीं, गुने 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 गुने। गुड गुड मॉर्निंग अंशुल सर, गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग मनी 9 के सारे व्यूअर्स को। नहीं, मोटी कैपिटल ही तो बोलिए, मैंने कौन सा कुछ अंशुल भाई, कुछ मतलब आप उसमें जोड़ दो सर। अरे ऐसा क्या हो गया? हल्दर साहब ऐसा क्या कर दिया? अंशुल जी तो आज पूरा मुंह बंद करके बैठे हैं। नहीं सही है सर, पता नहीं क्या बोल देंगे। ठीक है अंशुल जी, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अरे अभी लड़के ही शादी करनी है सर, बारात में नाचना है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं मैंने तो, अरे तो मैं तो उनकी और अच्छी इमेज बना रहा हूँ कि भाई और अच्छी मतलब अरे इमेज बना रहे हैं कि मुझसे पोल खुलवा रहे हैं। नहीं, अब पोल तो आप खोल नहीं पे तुल जाते हो। मैं तो उनकी केवल, मैंने मोटी कैपिटल बोला। मैंने तो भाई देखो, शेयर मार्केट में क्या होता है, हम तो एक चलो, आईपीओ लाते हैं तो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। अब हम प्रदीप हल्दर जी का आईपीओ लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। भाई देखो, लड़के के अरे तो पास मोटी 2026 कैपिटल में है। लिस्टिंग हो रही है कि नहीं। अब ये तो हल्दर जी बताएंगे। हल्दर जी नहीं, बताइए। अभी ड्राफ्ट भी फाइल नहीं हुआ, लगता नहीं कि 2028 से पहले लिस्टिंग पॉसिबल है। अच्छा। अच्छा, मतलब ये डीआरएसपी नहीं गया है। ओहो, चलो एंकर इन्वेस्टर तो जुड़ने शुरू हो जाएंगे ना।
एंकर इन्वेस्टर तो 2-3 साल पहले से ही जुड़ने शुरू हो जाते हैं। हल्दर जी, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा एंकर इन्वेस्टर के बारे में, नो कमेंट्स। ठीक है। अच्छा हल्दर भाई, ये बताएं, एक सवाल है पार्क मेडी पर, कि इसमें कोई टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप, और क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? ओके, देखिए, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, रिसेंटली आईपीओ जो बेस था उसके ऊपर सस्टेन हुआ है, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अभी 183 184 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एक स्टॉप लॉस ऑफ 155 के रेंज पे मेंटेन कीजिए और यू शुड वेट, बने रहिए जब तक आईपीओ बेस के ऊपर सस्टेन करता है। आप भी ट्रेल करते जाइए क्योंकि अभी 52 वीक हाइस में आया है, न्यू लिस्टेड कंपनी है, होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अंशुल भाई, ये एक हमारे दर्शक हैं परिमल प्रधान जी, इनका सवाल है, न्यूजन सॉफ्टवेयर पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। आज ये 13% ऊपर है। ये आज सारी ये जो सॉफ्टवेयर मिड कैप आईटी वाली कंपनियां हैं, कल हमने देखा नेटवेब, आज न्यूजन और ई2ई नेटवर्क, इन सभी में बढ़िया जंप देखने के लिए मिल रहा है। न्यूजन में क्या सर आपकी राय? तो देखिए 78 दिन में 56% करेक्ट हुआ है, 3 दिन से बाउंस बैक कर रहा है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ। तो 50 डे मूविंग एवरेज 673 पे आराम से टेस्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद डाउट राइज होना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि 10 मूविंग एवरेज पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, आज 20 पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। परसों वॉल्यूम था 7,246% राइज, कल भी लगभग 2,500% वॉल्यूम राइज था, आज भी लगभग 1,600% वॉल्यूम राइज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज 670 673 की जोन में, वहां तक तो आराम से पहुंच जाएगा स्टॉक, मतलब जिस आपका वॉल्यूम है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 673 670 का लेवल है जहां पे आपको रिव्यू कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 670-73 पर रिव्यू कराना है। SW सोलर, इसके बारे में बताइए हल्दर साहब। जब से रिलायंस के हाथ में गई ये कंपनी, 600-700 रुपये का शेयर, सर 200 रुपये आ गया। अब इसका रिव्यू करिए सर। देखिए, ये हमारे कवरेज से चला गया उस दिन जिस दिन ये 295 टू 300 का जोन ना ब्रेक कर दिया था। सो मुझे लगता नहीं कि अभी इमीडिएटली यहाँ पे कुछ भी किसी को बाई करना चाहिए, या तो कुछ भी ऊपर आता है कभी भी डेड कैट बाउंस में तो आपको हर एक उछाल में सेल ही व्यू रखना चाहिए, सेल ऑन राइज व्यू होगा इसमें। जब तक 295 300 ब्रेक करके ऊपर नहीं आता, इसमें मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा। जॉय जी हैं कोलकाता से, ये बोल रहे हैं, सर आरबीएल बैंक में कोई नई एंट्री या स्टॉप लॉस बनता है क्या अंशुल भाई, 1 साल के लिए? आप सर आरबीएल बैंक अभी तो देखिए ब्रेकआउट दे ही रहा है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे या पूरा बड़ा स्ट्रक्चर वीकली पे करके देखेंगे तो ब्रेकआउट तो आ रहा है, लेकिन अब मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज से दूर है, तो फिर जाके अटक जाएगा। हफ्ता 10 दिन 15 दिन साइडवेज हो सकता है। तो अगर आपका नजरिया वाकई 1 साल है, 10 20 25 रुपए की घबराहट आपको नहीं होती गिरने पे, एकदम आरबीएल बैंक बाई करके छोड़ सकते हैं। जब तक 285 नहीं टूट रहा है तब तक बहुत आराम से स्टॉक 425 430 रुपए आराम से चला जाएगा। एकदम छोटे स्ट्रक्चर पे देखेंगे, 92 हफ्ते का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, स्ट्रक्चर को लंबा खींच देंगे तो 248 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद भी 12 15 हफ्ते साइडवेज कंसोलिडेट करके बेस ऑन बेस बना के फाइनली इस वीक में चला है। तो 400 425 तो बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, सक्सेस के नाम से आईडी बना हुआ है, जैगल प्रीपेड, बाइंग प्राइस है 240, होल्ड या एग्जिट? प्रदीप भाई, इस पर आपकी राय? कितने पे बाइंग है सर? सर 240 पर। 240 पे बाइंग है, 247 के रेंज पे अभी चल रहा है और सपोर्ट भी नहीं है, लगातार नीचे ही आ रहा है। मैं बोलूंगा एक बार आप एग्जिट हो जाइए क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में ही हो, सबका लॉस नहीं है। 240 का प्राइस पे आपने बाय किया तो 247 चल रहा है, तो एक बार एग्जिट हो जाइए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। वीकली मंथली चार्ट में भी कभी भी हो सकता है एक बार आपको ऊपर मिले, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा जब तक ये फिर से 340 350 का जोन ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है। मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा, सो एक बार एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा इसमें। ठीक है अंशुल भाई, एक सुपर चैट मिली है श्रवण सिंह जी की। इन्होंने 3 स्टॉक्स आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक है सिनोरिस फार्मा, एक है RACL गेयरटेक और एक है मन्नापुरम फाइनेंस। ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी में फ्रेश एंट्री बनती है क्या इन 3 में से? दूसरा वाला कौन सा था? RACL गेयरटेक।
RACL गियरटेक, RACL गियरटेक, ये 1544 वाला। RACL गियरटेक पोलैंड में फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये है क्या? पोलैंड में फ्लैग पैटर्न बना रहा है, 10 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है। 4-5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। कल कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई है। 4-5 दिन साइडवेज रह के फ्लैग कंप्लीट करके ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। बुलिश सेटअप बना हुआ है, होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक मन्नापुरम था ना सर? जी, मन्नापुरम। मन्नापुरम वापस से ब्रेकआउट के आसपास आके खड़ा है। 317 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, 317 आराम से जा सकता है। स्टॉक स्ट्रक्चर बुलिश है। और सिनोरेक्स फार्मा में भी आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 610 पे, 800 का टारगेट कंप्लीट करके रेंज बनाया हुआ है 860 760, और उनमें भी इसी रेंज में और कुछ समय ट्रेड कर सकता है। वीकली मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं, शायद मंथली मूविंग एवरेज कैचअप के लिए वेट कर रहा है, इसलिए ब्रेकआउट बन नहीं पा रहा है। तो और 4-6 हफ्ते यहाँ पे साइडवेज रेंज रह सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल दास जी, वो बोल रहे हैं प्रदीप जी के सजेशन पर MTR टेक लिया था 3055 पर सर, होल्ड करूं या बुक प्रॉफिट करूं? रिव्यू करवा दीजिए। वेल विशर फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। वाह प्रदीप जी, आपके जन्म स्थान से ही जुड़े हुए हैं और MTR टेक लिया हुआ है और 3055 का लिया हुआ है, तो बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है इनको। जी, आई थिंक मेरे लोकल एरिया से ही होगा। राहुल दास है तो मतलब बंगाली होगा, एंड आसपास में ही होगा। मैं रहता हूँ मचलंदपुर में, तो 12-7 के आसपास ही होना चाहिए, 12-7 हावड़ा के आसपास। सो देखिए, मोटा मोटा 2500 2600 से मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आया था, और ये ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त रैली हुआ। इनफैक्ट बजट के दिन भी मेरा कवरेज इसमें था, और अभी भी मुझे लगता है कि आपको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अब रिसेंटली हमने देखा ऑलमोस्ट 30% रैली हुआ। लास्ट टाइम का टॉप से अगर बॉटम हम कैलकुलेट करेंगे तो 55% 50% अप्रोक्स भागा था स्टॉक्स। तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी भी है, एटलीस्ट अगर हम 45% भी देखते तो मुझे लगता है कि 4150 के आसपास आपको एक बार आते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार उस जोन पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिमिलर पैटर्न ऐसे ही नेट वेब टेक्नोलॉजी में हुआ था। 3000 से भाग के 4200-300 पे टॉप बनाने के बाद फिर से नीचे आ गया, कंसोलिडेशन हो रहा था। तो ऐसे ही जब भागते रहता है ना, उस एक आप ट्रेंड में ही मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3550 में मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक बार तो 4000 टच होना चाहिए। 3800 आज ही टच हुआ था, फिर से थोड़ा नीचे आया है। मैं समझता हूँ कि आपको बने रहिए। 4150 4200 मैक्सिमम शॉर्ट टाइम में आपको मिलेंगे, उसमें एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। अंशुल जी, जब ये एक सवाल आया था तो आप बड़ी तेज हंस रहे थे, क्या बात हो गई? नहीं नहीं सर, ये मतलब ऐसा कुछ जरूरी होता है क्या कि आप जब घर से टिफिन लाते हो और खाना खाने बैठते हो तो व्हाट्सएप पे भाभी जी को फोटो खींच के भेजते हो? मैं तो नहीं भेजता। तो वो क्यों तो भेजेंगे? वो तो उन्होंने खुद खाने नहीं बना के भेजा है खाना। तो नहीं, कुछ लोग खाना खाने बैठे हैं तो फोटो खींच के कहीं भेज रहे थे, तो मुझे उसी पे अब हंसी वो आ गई। अब वो ये पता ऐसा करना पड़ेगा जरूरी वो होता है क्या? किसको भेज रहे हैं। वो भी हल्दर जी की कैटेगरी में आते हैं, अभी डीआरएचपी फाइल नहीं हुआ है। देखो, जिनका DRHP फाइल नहीं हुआ वो कहीं भी एंकर इन्वेस्टर जुटा सकते हैं। अच्छा, तो एंकर इन्वेस्टर को फोटो भेजी गई है, हाँ। इसलिए मेरे को हंसी आ गई थी। हाँ, देखिए, जिनका IPO लिस्टेड नहीं है, तो अभी मतलब जिनका शेयर लिस्टेड नहीं है, वो तो मतलब कितने भी इन्वेस्टर जुटा सकते हैं ना। तो ठीक है। 4 तो एंकर इन्वेस्टर हैं ही। अच्छा, चलिए फिर तो ठीक है। 4 तो हमको ही पता है। बहुत बढ़िया। हल्दर जी के नहीं, यहाँ बगल वाले के। हाँ, हल्दर जी तो पता नहीं कहाँ इतना दूर चले जाते हैं ना, कि मतलब पता ही नहीं लगता कि वो जिस शहर में उनके साथ भी जाकर देखो तो उनको खोजना पड़ता है। क्यों हल्दर जी? शहर में भी छुप के रहते हैं। फिर वो सीधे शाम को पता लगता है कि हल्दर जी आ गए। ठीक है, चलिए हल्दर जी, बढ़िया बात है। खैर, ये हंसी मजाक चलता रहेगा। एक सवाल हमें मिला है समीक्षा जैन जी का। ये बोल रही हैं सर, KNR हीट और डायनामिक टेक, इसमें कब एंट्री ले सकते हैं और क्या टारगेट रखें? केएनआर हीट एक्सचेंज, नाम बदला है क्या कुछ? KNR KRN होगा ना। KRN KRN होगा, इन्होंने
KNR के नहीं आर दिया। एन सर रेंज इसमें बॉक्स का ब्रेकडाउन आया था 695 और अच्छी अर्निंग्स की वजह से वापस से बॉक्स के अंदर आ गया है। तो बॉक्स का अपर एंड 851 रुपए तक आराम से आ सकता है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर और चलेगा, बट फिलहाल 851 पकड़िए, 851 वहां तक तो आराम से आ सकता है। बॉक्स का जिस हिसाब से फेलियर हुआ है और बॉक्स के अंदर वापस आके जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम 3 कैंडल पे दिखे हैं, 851 आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर इनका? एक था KRN और एक मिनट अंशुल जी, डायनामाइट, सवा डायनामेटिक दूसरा टेक। सवाल है डायनामिटिक टेक। यस। डायनामेटिक टेक में सर परसों ब्रेकआउट आया था, कल फॉलो थ्रू मूव था, आज पुल बैक है। पुल बैक शायद ब्रेकआउट पॉइंट और 10 डे मूविंग एवरेज 9660 तक आ सकता है। उस जोन से जैसे बुलिश एविडेंस मिले वापस से अपसाइड बनेगी। और ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर पे बड़ा बेस ब्रेकआउट है। ये बनना स्टार्ट हुआ था 83 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 8647 पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। शॉर्ट टर्म में कोई भी डिप मिलती है तो बुलिश एविडेंस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है। निष्ठा जी हैं, ये बोल रही हैं कि सर आई हैव बुक्ड प्रॉफिट फ्रॉम एशियन पेंट, अगेन आई हैव टेकन एट 2700। कुछ शेयर ले लिए हैं, क्या और ऐड कर सकती हैं? प्रदीप भाई, एशियन पेंट को और ऐड कर सकती हैं इन लेवल्स पर? देखिए, एशियन पेंट एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का पीक रहेगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको इमीडिएट लेवल पे कोई ट्रेडिंग आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ट्रेडिंग व्यू नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम तो 2-4 महीने रखने जैसा स्टॉक है। तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेस भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 2323 पे 2323 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। जैसे ही स्टॉक ब्रेक करेगा 2486, फिर से आपको एक बार 2650 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में ही। ठीक है। सचदेव जी हैं, सचदेव साहब कह रहे हैं कि एक तो बड़े फ़ैन हैं मनी 9 के, थैंक यू सो मच सर। अंशुल जी के बड़े फ़ैन हैं और बोल रहे हैं कि सर IRCTC के 1500 शेयर लिए हुए हैं 765 रुपये के, और बोल रहे हैं कि मैं 500 शेयर और बाय करना चाहता हूं, क्या मैं एवरेज कर सकता हूं? पहले कितने के लिए है सर? सब 765 रुपये के। तो एवरेज कर लीजिए फटाफट, और जैसे ही आपको 670 के आसपास मिले, मतलब आधी पोजीशन हल्की कर लीजिएगा 700 रुपए पे, बाकी आधी पोजीशन हल्की कर लीजिएगा। दूसरा, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिएगा। केवल बाउंस बैक है, वो भी इसलिए क्योंकि वीकली और मंथली पे मेजर सपोर्ट जोन 597 619 टेस्ट हुई है, जिससे बाउंस बैक आना है 700 रुपए तक। तो आधी आधी पोजीशन जो दो लेवल बताए हैं वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा और उसके बाद स्टॉक को भूल जाइएगा, क्योंकि बाउंस बैक के बाद, बाउंस बैक तो शार्प आ जाएगा, उसके बाद रेस रेस के धीरे धीरे वापस नीचे आएगा, नया बेस बनाएगा। क्योंकि नॉन स्टॉप स्टॉक ऊपर से जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1114 मई 2024 में, वहां से नॉन स्टॉप गिर रहा है। तो बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है। बाउंस बैक में पैसा निकालिए और बाहर होइए। ठीक है। बाबा दीपा जी का सवाल है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज 580 का लिया हुआ है, इसमें प्रदीप जी क्या कर सकते हैं? देखिए, हेक्सा टेक्नोलॉजी अभी 568 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि 525 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। उछाल में थोड़ा बहुत बेचने का प्लान कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा खराब हो चुका है। जब तक ये फिर से अपने जो प्रीवियस बॉक्स था 696 700 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देता ना, ये सस्टेनेबल मूव इसमें पॉसिबल नहीं है। तो बीच में हमने देखा था 608 के आसपास भी आया था, तो फिर से थोड़ा बहुत नीचे आ गया। तो एक बार उछाल में एग्जिट होने का प्लान ही ढूंढिए। तनीष जी पूछ रहे हैं, अंशुल भाई IDBI बैंक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं? सर सरकारी बैंकों में स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती नहीं है। आईडीबीआई बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी यूनियन बैंक में थी। तो यूनियन बैंक में तो फिर भी एक दो मौके मिल गए। आईडीबीआई बैंक वो पेशेंस वाला इन्वेस्टर का काम है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए और अच्छे अच्छे काउंटर हैं बाजार में, ढूंढ ला। एक्यूटास फार्मा इतना अच्छा चल गया, बाकी चल गए, तो थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर ढूंढिए। ये आईडीबीआई तो वैसे भी बहुत लो बीटा काउंटर है। शिवम जी पूछ रहे हैं, प्रदीप जी 347 के इन्होंने केपी एनर्जी लिए हुए हैं, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? होल्ड रखें, होल्ड करें या बेच दें?
लॉस मुझे में नहीं लगता है अभी। कि जी। एक वीकली अगर हम सपोर्ट देखेंगे, अभी तो रिसेंटली हमने देखा 277.80 से थोड़ा बहुत एक पुल बैक आया था, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको रखना नहीं चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे ही आपको ऊपर मिलता है तो आप बेच के निकल जाइए स्टॉक से, क्योंकि ये मर गया है, कब फिर से ये जाग के भागेगा उसके लिए आप पूरा टाइम खराब हो जाएगा। तो क्योंकि 40 रुपीज का नुकसान चल रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे 20-25 पॉइंट का अगर मूवमेंट होता है तो अब एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा। ठीक है। मनमोहन जी पूछ रहे हैं अंशुल जी, जेके टायर और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा किन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और दूसरा कौन सा था सर? जेके टायर। जेके टायर एवरेज, जेके टायर तो हाइस पे खड़ा है तो प्रॉफिट में ही होना चाहिए। जेके टायर 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 536 रुपए पे। कोई भी पुल बैक अगर मिल जाती है 536 तक तो बाई कर लीजिए ऑन बुलिश एविडेंस, या यहाँ से ब्रेकआउट बन जाए 588 के ऊपर तो बाई कर लीजिए। दोनों केस में जेके टायर 700 रुपए तक जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है तो बहुत जल्दी फेल होना नहीं चाहिए। जेएसडब्ल्यू इनफा एक आध दिन और 20 तारीख कल उसकी डेट आ जाने दीजिए क्यूआईपी की, तो वो आखिरी जो बचा है वो भी मतलब निकल जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बाकी लेने लायक रेंज में है, लेकिन एक ही दिन बचा है तो एक दिन और न्यूज निकल ही जाने दीजिए जो आनी है। ठीक है। मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या प्रदीप भाई? मारुति सुजुकी, देखिए मारुति सुजुकी रिसेंटली बहुत चला है और मुझे लगता है कि नीचे ना एक गैप है चार्ट में 13,000 तक, और 13,300 से लेके 13,800। एक बार तो आज नहीं तो कल नहीं तो एक महीने में मेरे को लगता है कि ये गैप फिल करने में आना चाहिए। गैप अभी भी पेंडिंग है, तो अभी भी अगर किसी के पास है तो मैं समझता हूँ कि एक डीप आपको 13,500 तक तो नेक्स्ट 2-3 महीने में कभी ना कभी मिलेगा, तो उसके लिए वेट करना चाहिए। अगर नीचे आता है तो देन मैं एक बार बाई करूंगा, एवरेज करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। चलिए अंशुल जी, आपकी बात मैंने देख ली, अभी मैंने आपका मैसेज देखा। ठीक है, आपको कहीं जाना है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल भाई हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। डिस्क्लेमर दे दूं, हाँ। प्रदीप से ये आदत डली है, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस, कहीं ना किसी क्लाइंट को कुछ ना कुछ ऐसी सजेशन गई होगी जो आपको भी दी है, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। हमारे पास मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आज डिस्कस कोई भी स्टॉक नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक यू अंशुल भाई हमसे जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। एक सवाल हमें मिला है एलजी पर, आकांक्ष महाजन जी का है। हालांकि इनका सवाल अंशुल जी से था, लेकिन प्रदीप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, एलजी 1520 पर जब पहुंचे तो इसमें से निकलने की राय थी। इन्होंने आईपीओ पे लिया हुआ है 1140 का। ये पूछ रहे हैं कि अभी होल्ड का नहीं या प्रॉफिट बुक करके निकल लें? देखिए जनरली कोई भी कंपनी अगर आईपीओ के जो बेस है उसके नीचे सस्टेन करता है, मैं जनरली रिकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एलजी एक बहुत ही बिग ब्रांड है, बिग नेम है। रिसेंटली नीचे आने के बाद हमने देखा अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंट फंडामेंटली है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि अभी भी बेस के नीचे चल रहा है। तो मैं बोलूंगा यू शुड डेफिनेटली वेट, मेंटेन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 1450। 1450 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा, और डेफिनेटली बने रहिए। 1700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है देन इसमें एक आप ट्रेंड हायर हाई फॉर्मेशन होगा। और ऑलवेज मेंटेन कीजिए, अगर आईपीओ बेस के नीचे आ रहा है उस टाइम पे आपको नहीं रहना है, क्योंकि नीचे का वो जो डाउनफॉल है वो थोड़ा पेशेंस के साथ वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अभी तो होल्ड कीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत प्रोमिनेंट नेम है। 1450 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एंड होल्ड कीजिए।